नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं इरम सिद्दीकी। उपचुनाव को लेकर आम धारणा है कि इसका लाभ अक्सर सत्तारूढ़ दल को ही मिलता है, लेकिन मध्य प्रदेश में बुदनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में इस बार कांटे का मुकाबला बना हुआ है। खासकर अगर बात की जाए विजयपुर की, तो विजयपुर पर दोनों ही दलों का अधिक फोकस है। इन सीटों पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोट पड़ेंगे। तो क्यों खास हुए हैं उपचुनाव? बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। उपचुनाव मध्य प्रदेश में पहले भी हुए, लेकिन श्योपुर जिले की विजयपुर सीट पर अभी हो रहे उपचुनाव में घमासान की हालत है। इस सीट से 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला बीजेपी से मध्य प्रदेश सरकार में वन मंत्री रामनिवास रावत और कांग्रेस से मुकेश मल्होत्रा के बीच है। विजयपुर सीट के पिछले 14 चुनाव के नतीजों को देखें तो कांग्रेस ने 7 चुनाव जीते हैं और बीजेपी ने केवल 3 चुनाव जीते हैं। लेकिन बीते आम चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर जीते रामनिवास रावत अब बीजेपी प्रत्याशी हैं। वहीं 6 महीने पहले बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। चुनाव में बीजेपी जहां विकास की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस ने यहां बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ का नारा दिया है। सीट पर कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। इसका आकलन इस बात से किया जा सकता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं अब तक इस सीट पर 7 बार दौरे कर चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित अन्य दिग्गज भी वहां मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी विजयपुर में कैंप किए हुए हैं। कांग्रेस की ओर से करीब 1 दर्जन विधायकों को प्रचार का जिम्मा सौंपा गया है। चुनावी घमासान बुदनी सीट पर भी है, लेकिन विजयपुर से कम शोर है। दोनों ही सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। चुनाव आयोग ने इसकी पूरी तैयारी अब कर ली है। वोटर्स की बात करें तो विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में 327 और बुदनी विधानसभा क्षेत्र में 363 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। विजयपुर क्षेत्र में 2,54,750 मतदाता हैं और इनके लिए 327 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं बुदनी के 2,76,591 मतदाताओं के लिए 363 बूथ बनाए गए हैं। मतों की गिनती दोनों ही जगह 23 नवंबर को होगी। जीएनएन के लिए रवि अवस्थी की रिपोर्ट। तो बिल्कुल दोनों ही दल जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं इस उपचुनाव के लिए। तो चलिए, बड़ी खबर बड़ी बहस में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले हम पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी जुड़े हुए हैं, साथ में कांग्रेस से राजकुमार उपाध्याय जी और बीजेपी से बानू आहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है बड़ी खबर बड़ी बहस में। रवि अवस्थी जी, शुरुआत आपसे करते हैं। इस बार का ये चुनाव बुदनी और विजयपुर क्यों है खास, क्यों है अहम और क्यों है बहस का मुद्दा? बिल्कुल एवं देखिए, हालांकि विजयपुर पर ज़्यादा फोकस है राजनीतिक दलों का, तो जाहिर बात है कि विजयपुर ज़्यादा चर्चा में है बुदनी की अपेक्षा। हालांकि बुदनी में भी मुकाबला है, पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल वहां पर मैदान में है और उधर बीजेपी से पूर्व सांसद हैं। लेकिन चर्चा विजयपुर की ज़्यादा इसलिए भी है कि देखिए, टोटल अदला बदली का कार्यक्रम है। यानी जो बीजेपी से कांग्रेस में गए वो कांग्रेस से प्रत्याशी है, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए वो बीजेपी से प्रत्याशी है। तो आप देखें तो अगर यहाँ का जो विजयपुर की जो तासीर चुनावी तासीर है वो कुछ अलग टाइप की है अन्य क्षेत्रों की तुलना में। आप देखिए, यहाँ पर जातिगत आधार पर मतदाता ज़्यादा वोट करते हैं। मतलब अभी तक के नतीजे तो यही बताते हैं कि देखिए, जब अगर पिछले 14 चुनाव की बात कर लें तो उसमें ज़्यादातर बार कांग्रेस जीती है, बीजेपी 3 बार ही चुनाव जीत पाई है। यानी एक तरीके से कहा जाए तो ये कांग्रेस का गढ़ रहा है बीजापुर। लेकिन अब वही कांग्रेस के नेता जो 6 बार विधायक रहे हैं, अब वो बीजेपी में है। तो जाहिर बात है कि समीकरण तो बदले हुए हैं, लेकिन अब वो बदले हुए समीकरण कितना फ़ायदा बीजेपी को दिला पाएंगे,
या कांग्रेस किसके साथ मतलब ताज सजने वाला चलिए है, ये तो आपकी रवि जी इसी बात को लेकर मैं सवाल पूछना चाहूंगी राजकुमार जी से भी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए वानी आलूवालिया जैसे सवाल पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से रवि जी ने अभी कहा, इसका जिक्र करा कि विजयपुर गढ़ माना जाता है कांग्रेस का, छिंदवाड़ा भी तो गढ़ माना जाता था कांग्रेस का, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सेंधमारी की है भाजपा ने, वहां पे कामयाबी हासिल मिली थी लोकसभा चुनाव में। वानी जी क्या कहेंगी आप? करूंगी और रवि अवस्थी जी, उपाध्याय जी और आपको मैडम मैं प्रणाम करती हूँ जी। देखिए, ये जो एक कहावत होती थी कि छिंदवाड़ा और ये जो वर्तमान की कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं विजयपुर, ये हुआ करते थे। ये हम भूतकाल की बात कर रहे हैं। अगर हम वर्तमान की बात करेंगे तो निश्चित रूप से ये स्पष्ट हो गया है कि विकास के साथ लोगों को जोड़ना है। लोग समझ चुके हैं कि उन्हें किन किन मुद्दों से कांग्रेस ने अपने जनता को वंचित रखा था। 50 साल इस देश में शासन करने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया और 20 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर अपने प्रयासों से सिर्फ औद्योगिकरण नहीं पर विकास और राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई हर उस पहलू पर नजर रखे हुए हैं जिससे जनता को फायदा हो। इसी संदर्भ में इस क्षेत्र की भी तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का ये समीकरण है और जनता ये समझ चुकी है कि कांग्रेस का जब था यहाँ पर प्रभाव तो यहाँ कोई विकास पिछले 3 महीनों में ही 1000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की स्वीकृति तो हुई है पर उनका क्रियान्वयन भी शुरू हो रहा है। ये चहुमुखी विकास की योजनाएं हैं और ये बहुत स्पष्ट एक और चीज हो गई है कि जो जो विकास से जुड़ना चाहते हैं, जनता को हित दिलाना चाहते हैं, वो भाजपा के साथ जुड़े हैं। यानी कि विकास का मुद्दा इस बार भी हावी रहेगा उपचुनाव में। बिल्कुल रहेगा। राजकुमार जी क्या कहेंगे? विकास के मुद्दे का जिक्र कर रही हैं वानी जी। बहुत अच्छी बात है मैडम जी। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जी पानी जी आप सभी को एकादशी देव उठनी 11 की शुभकामनाएं। बिल्कुल आपको। और साथ ही इस उपचुनाव में बिल्कुल रोचक बात यह है कि सब कह रहे हैं जैसा कि विजयपुर में ज्यादा ध्यान है, तो विजयपुर में टिकाऊ व्यक्ति की ज्यादा मांग होगी क्योंकि कांग्रेस से जीत के बाद कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो गए, फिर दूसरी बार जनता को मैदान में चुनावी रण में उतरने के लिए वोट डालने मजबूर किया गया। तो जब जनता अपना मत एक बार दे चुकी थी उसके बाद फिर से दोबारा मत का जो स्थान अब तय उन्होंने किया था, परंतु उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने के बाद मैं आपकी बात सुनूंगी, मैं राजकुमार जी से उनका वर्जन ले लूं फिर आपकी बात भी सुनूंगी। तो इनको जब कहा गया है रम जी, तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि वहाँ की विजयपुर की जनता अब समझ चुकी है कि जिसको हमने मत दिया था उसने हमारे मत का अपमान किया है। तो अब निश्चित रूप से टिकाऊ व्यक्ति को ही विजयपुर के मतदाता चुनेंगे। और जीतू पटवारी जी और उमंग सिंघार जी लगातार आप देख रहे हैं दौरे पर हैं, जबकि उन्हें उमंग सिंघार जी को अन्य राज्य का भी दौरा प्रभारी दिया गया है, परंतु फिर भी हमारे जितने कांग्रेस के विधायक हैं और माननीय जीतू पटवारी जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और संगठन के लोगों को उन्होंने विजयपुर और बुधनी विधानसभा चुनाव में हर बूथ पर लगाया है। तो अब तो बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ की लड़ाई चल रही है और जनता भी देख रही है कि डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में कितनी महिलाएं असुरक्षित। ठीक है, मैं वानी जी से भी एक कमेंट ले लेती हूँ। जी वानी जी कुछ बोलना चाह रही थी आप? पूर्ण बयान है भाई साहब का, क्योंकि ये चीज तो बहुत स्पष्ट है कि कमलनाथ और इसके भी पूर्व दिग्विजय सिंह का जब कार्यकाल था तो ये प्रदेश एक बंटाधार प्रदेश था, ना बिजली पानी की। और रही बात महिलाओं की सुरक्षा की, तो ये उल्लेख बहुत स्पष्ट से और जिम्मेदारी से इस चैनल पे करूंगी कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे थे वहां उनका
बहुत ज्यादा बड़ा आंकड़ा था तब, और उनके वारदातों के खिलाफ तो एफआईआर भी लॉन्च करना एक बहुत टेढ़ी खीर साबित होती थी। परंतु अभी ये मोहन यादव जी की जीरो टॉलरेंस की सरकार तुरंत संज्ञान लेते हुए एक्शन में बिलीव करती है। दूसरी चीज, ये जो बोल रहे हैं बार बार कि यहाँ पर ये जो बिकाऊ और टिकाऊ चुनाव, तो भाई साहब पहले तो आप अपने अंदरूनी मामलात को तो सुलझा लीजिए। हम तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप तो अंदरूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये भी बहुत स्पष्ट हो गया है जनता को। क्योंकि जो लोग आप ही के वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के, जिनको आना चाहिए था यहाँ चुनाव प्रचार में, वो गायब हैं। क्यों? क्योंकि आपस में ही इतना मतभेद है, उसको आप सुलझा नहीं पा रहे हैं। और ये स्पष्ट हो गया है कि जित्तू पटवारी सबका सुपड़ा साफ करने में लगे हुए हैं। ये उनकी खुद की महत्वाकांक्षाएं हैं जो पूरी कर रहे हैं, जिसमें कि असमंजस फैला हुआ है और कार्यकारिणी में भी तालमेल नहीं है। और जिन वरिष्ठ नेताओं ने दिग्विजय सिंह के ऊपर मोर्चा खोला था, वो अब उनका हाथ पकड़ रहे हैं। तो वानी जी, सिंधिया जी का अगर जिक्र करें तो सिंधिया जी भी नजर नहीं आए चुनाव प्रचार में। सिंधिया जी दूसरी जगह चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और सिंधिया जी ने जो जो योगदान भारतीय जनता पार्टी के तहत किया है वो पूरे देश को पता है। उन्होंने देश तक समर्पित किए हैं अपने जितने भी विकास की योजनाएं थी। आप एयरपोर्ट्स का निरंतर विस्तार देख लीजिए, रीवा में तक एक एयरपोर्ट खुल गया है, एयर कनेक्टिविटी सुदृढ़ हो गई है मध्य प्रदेश में। हमारे पास कितने एयरपोर्ट्स थे और अब 7 हैं एयरपोर्ट्स। आप देखिए उनके कार्य का योगदान, भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले उनको कितना काम करने की एक मौका मिल रहा है। और यही चीज रामनिवास यावत ने कही थी कि कांग्रेस तो काम करने ही नहीं देती थी। जब से मैं भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा हूं, तब से मैं कम से कम लोगों को, जनता को विकास का सौगात दे पा रहा हूं। मैं उनको उनकी अनुकूल चलिए रवि जी से जानूं। जानूं। रवि जी, यहाँ पे जाति समीकरण का भी जिक्र किया आपने, साथ में लगातार हम गढ़ की बात कर ही रहे हैं कि विजयपुर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, और वानी जी यहाँ पे विकास के मुद्दों की बात यहाँ पे की जा रही है। बिल्कुल एरम, देखिए हालांकि आपने अमरवाड़ा का भी जिक्र किया था, लेकिन अमरवाड़ा और विजयपुर दोनों में तो थोड़ा सा क्या है, वहाँ पर तासीर मतदाताओं का जो एक मिजाज होता है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है। देखिए आदि अमरवाड़ा में ज़्यादातर गोंड समाज के आदिवासी हैं, और अमरवाड़ा जो विजयपुर है वहाँ पर करीब 60,000 मतदाता ट्राइबल के हैं, और 30,000 के आसपास कुशवाहा हैं, कुछ जाटव हैं। तो दरअसल जो ग्वालियर चंबल अंचल का जो मिजाज रहा है, आप देखिए कि वहाँ पे तो क्षेत्रीय दलों को भी मौका मिला है, यानी बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, बाकी बेल्ट में कहीं नज़र नहीं आते। तो इसका मतलब ये है कि सीधा सा कि उस बेल्ट में मतदाता जो है वो व्यक्ति आधारित मतदान करता है, राजनीतिक दल आधारित तो खैर होता है, लेकिन प्रायोरिटी उसकी जो होती है, प्राथमिकता जो होती है, वो व्यक्ति आधारित ज़्यादा रहती है। फिर दूसरा जाति पर आधारित है। अब सवाल यही है कि कौन किस जाति के मतदाताओं में कितनी सेंध लगा पाता है। जैसे 60,000 अगर आदिवासी मतदाता हैं विजयपुर में, तो उनमें कितने रावत जी के पक्ष में आते हैं, कितने मल्होत्रा जी के पक्ष में रहते हैं, वो उस पर निर्भर करेगा। अब कहा तो ये भी जाता है कि रावत और कुशवाहों की वहाँ पर आपस में बनती नहीं है, यानी वो आप सोचिए कि उन्हें विकास अलग चीज़ हो गई, और वो वोटिंग का जो प्राथमिकता होती है वो जाति आधारित हो जाती है। तो जब इस तरह के अंचल होते हैं तो थोड़ी सी निश्चित तौर पर उपचुनाव, इसीलिए देखिए ना उपचुनाव क्यों चर्चा में है विजयपुर का। बुधनी पर भी बात हो रही है, लेकिन उतनी नहीं हो रही जितनी विजयपुर को, क्योंकि वहाँ की तासीर थोड़ी सी अलग है, सियासी तासीर। तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ पर पैंच तो मुकाबला देखा जा रहा है, कांटे का मुकाबला है। कांग्रेस भी पूरी दम लगा रही है, 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक वहाँ पर लगे हुए हैं। इसके अलावा पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो तो खैर हैं ही, और आप देखिए बीजेपी ने भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। मुख्यमंत्री स्वयं 7 बार वहाँ का दौरा कर चुके हैं। तो ये दिखाता है कि ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण हो गया है। और नरेंद्र तोमर विधानसभा अध्यक्ष है, वो तो लगातार कमान संभाले हुए हैं, क्योंकि कहा तो ये जाता है कि रावत जी की जो एंट्री बीजेपी में हुई थी वो तोमर जी के माध्यम से हुई थी, इसलिए जाहिर बात है कि उनका जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, कि उनकी जीत अनिवार्य हो गई है उनके लिए। तो ऐसे कई समीकरण हैं जिनके चलते निश्चित तौर पर विजयपुर जो है इस समय चर्चा में है। ठीक है, राजकुमार जी क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, अब मैं रवि जी की बात से सहमत हूँ कि नरेंद्र सिंह तोमर जी के कारण ही रामनिवास रावत जी की एंट्री हुई है। तभी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी कंपनी जो है
जो उनके समर्थक हैं वो नदारद हैं। और जैसा वाणी जी बोल रही हैं कि कांग्रेस के कौन नेता नहीं आए, उमंग सिंगार जी नहीं आए, दिग्विजय सिंह जी नहीं आए, कि विवेक तनखा जी नहीं आए, अशोक सिंह जी नहीं आए, हमारे सारे पदाधिकारी, कांग्रेस के सारे नेता विजयपुर में और बुधनी में मैदान में। और जहाँ तक विकास की बात है और क्षेत्र में बेरोजगारी की, तो विजयपुर में समझ आ रहा है जनता बिल्कुल मन बना के बैठी है और जनता को लग रहा है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे मत का अपमान हुआ है और हमने जिन्हें मत दिया था उन्होंने हमारे मत को हवा में उड़ा दिया है। उन्होंने एक जगह ले जाकर उस मत को इकट्ठा कर कर सौंप दिया है। तो जब ऐसे मतों का दुरुपयोग कोई व्यक्ति करेगा तो उसका परिणाम रामनिवास रावत जी निश्चित रूप से वहाँ पे जनता उनको देगी और कांग्रेस वहाँ विजयपुर में विजय पताका लहराएगी। और यही हाल बुधनी का है कि शिवराज सिंह जी और रमाकांत भार्गव दोनों जमीन छान रहे हैं, क्यों नहीं वहाँ विकास दिख रहा है, गली गली में वहाँ पानी है, गंदगी है, ये हाल है, रोडों की स्थिति देख लीजिए, लोगों के घर कच्चे हैं, कहाँ गया वो विकास। कह रहे थे कि जैत से बुधनी को मैं क्या बना दूंगा, लेकिन बुधनी को क्या बना दिया ये वहाँ की जनता बता रही है। जनता की दुर्दशा वाणी जी, यहाँ पे फुल कॉन्फिडेंस बेरोजगारी। नजर आ रहा है मुझे राजकुमार जी का, क्योंकि जिस तरीके से अगर इतिहास भी देखा जाए विजयपुर सीट का, तो जो 14 पिछले चुनाव हुए हैं उस नतीजों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने 7 चुनाव जीते हैं और लगातार हम वही बात कर रहे हैं कि विजयपुर सीट जो है वो गढ़ माना जा रहा है और यहाँ एक कॉन्फिडेंस लेवल देख के भी हैरानी सामने आ रही है। वाणी जी क्या कहेंगे आप? क्योंकि ऐसा ही कुछ हमने बयानबाजी सुनी जब अमरवाड़ा का चुनाव हुआ था और ऐसे ही कुछ समीक्षा, ऐसे ही कुछ उत्तर दिए थे तब भी भाई साहब ने, पर परिणाम आपके और हमारे सामने है और जनता ने किसके ऊपर विश्वास जताया ये भी हमारे सामने है। और फिर जब हारते हैं तो ईवीएम भी पहले सती सावित्री होती है वो दागदार हो जाती है। तो ये इनके चरित्र है, ये इनकी नीति है, ये दोहरा चरित्र, दोहरी नीति है कांग्रेस की। बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है अभी कि यहाँ पर कमल खिलने वाला है। कमल खिलाने का मन पूरी जनता बना चुकी है और जनता चाहती है कि विकास के मुद्दे आगे बढ़े, राष्ट्र हित के मुद्दे आगे बढ़े और देश में और देश के बाहर जो वर्तमान परिस्थिति है और जो जनता देख और समझ रही है वो आंकलन कर रही है कि उसे किसका हाथ थामना है और निश्चित रूप से वो कमल ही होगा, वो नरेंद्र मोदी का नेतृत्व ही होगा। ठीक है राजकुमार जी, एक छोटा सा कमेंट वाणी जी के जवाब में आपसे लूंगी मैं। बहुत दयनीय होती जा रही है, लगातार कर्ज में डूबते जा रहे हैं, बढ़ रही है, अत्याचार बढ़ रहा है, आदिवासी और हरिजन परिवारों पर लगातार परेशानियां निरंतर आ रही है, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है। तो निश्चित रूप से जीतू पटवारी जी और उमंग संगार जी जैसा नेतृत्व बड़े कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर मैदान में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सम्मान पाने वाले तो सम्मान की बात कहते थे, वो आज गुटबाजी दिख रही है विजयपुर बुधनी में कि जहां नरेंद्र तोमर और मोहन यादव संघर्ष में पार्टी के लिए कर रहे हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान अल्प समय में यहाँ समय दे पा रहे हैं। यही गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही है और निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ मजबूती से लड़ रहे हैं। प्रशासन, सरकार और वहाँ के स्थानीय जो प्रशासन है वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारों पर कर रहा है। लगातार निर्वाचन आयोग में जो शिकायत हो रही है ये उसकी सीधा संज्ञान है कि किस परिस्थिति में चुनाव कैसा, किस दिशा में जा। चलिए रवि जी, एक आखिरी कमेंट आपसे लूंगी मैं, समय का अभाव। हम देखिए, हालांकि अब आज जो शाम को तो प्रचार थम नहीं है, अब परसों 13 तारीख को वोटिंग है। अब चुनाव आयोग की तैयारी पूरी हो ही चुकी है। अब देखना है कि मतदाता क्या निर्णय लेते हैं। हालांकि देखिए, निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। हर पार्टी और हर प्रत्याशी जो है वो जीत का दावा कर रहा है। 23 तारीख को पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है।
बिल्कुल। चलिए रवि जी बहुत शुक्रिया आपका, राजकुमार जी आपका भी बहुत शुक्रिया, वानी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी खबर बड़ी बहस पे जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में बुदनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में इस बार कांटे का मुकाबला बना हुआ है। खासकर विजयपुर पर दोनों ही दलों का अधिक फोकस है। इन सीटों पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हमने इसी मुद्दे पर चर्चा करी। चर्चा के लिए पैनल का बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए डीएनए न्यूज। नमस्कार।